चलो देखो, टॉपिक है आज का हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। तो पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन किससे, वीड से। किससे, वीड्स। व्हाट आर वीड्स? तो डेफिनेशन नोट कर लेना, मैं बाद में बता दूंगा, लिखवा दूंगा। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। ठीक है, द अनवांटेड plants that grows along with the main crop. They compete for food and supply, which affects the growth of the main crop. बिल्कुल। तो ये तो हो गई क्या, डेफिनेशन। तो ये अनवांटेड प्लांट है, हमने लगाए थोड़ी थे, अपने आप ग्रो कर गए। ये तो हमने तो क्रॉप लगाई थी, ये तो उनके साथ अपने आप ग्रो करने लगे। तो इसी को बोलते हैं वीड्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स। एग्जाम्पल बताओ वीड्स के, 2-3 एग्जाम्पल। ज़ैंथियम और पैरथीनियम, पैरथीनियम, एमेरैंथस, एमेरैंथस, चीनोपोडियम, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है। क्लियर, याद रखने हैं ये जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो भी। ज़ैंथियम, पैरथीनियम, एमेरैंथस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, मेन क्रॉप के साथ ऐसे ही ग्रो करने लग जाते हैं, जैसे कि ये सारे प्लांट्स। तो इनको हमें निकालना पड़ेगा या ऐसे ही छोड़ देंगे? निकालते हैं ना इनको, तो इनको हमें रिमूव करना पड़ता है। क्यों रिमूव करने की ज़रूरत, क्यों? उगने तो इनको भी साथ में। हाँ, तो ये क्या करते हैं, इनको निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं। compete करेंगे किस किस चीज़ों के लिए? नंबर 1 न्यूट्रिशन के लिए, यस, compete फॉर न्यूट्रिशन, सनलाइट, स्पेस, इसी में लिख दो न्यूट्रिशन एंड वाटर, है ना। इन सब चीज़ों के लिए वो compete करेंगे मेन क्रॉप के साथ। हमने तो न्यूट्रिशन दिया था क्रॉप को, लेकिन ये भी छीन लेते। सनलाइट ब्लॉक कर देंगे, मेन क्रॉप को मिलेगी नहीं। स्पेस, क्योंकि ये भी ग्रो कर रहे हैं साथ में, तो बहुत भीड़ हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो स्पेस मिलेगी नहीं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और स्पेस मिलेगी नहीं तो सनलाइट भी प्रॉपर मिलेगी नहीं फिर, है ना। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ करेगा मेन क्रॉप के साथ। तो आपकी जो मेन क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ थी वो अफेक्ट हो जाएगी, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपसे आपका न्यूट्रिएंट छीनेगा तो आपकी ग्रोथ पूरी थोड़ी हो पाएगी अच्छे से, जैसे पैरासाइट्स करते, है ना। अगर कोई पैरासाइट हमारे अंदर रह रहा है और हमसे न्यूट्रिशन को छीन रहा है, तो मुझे जो पूरा न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए था वो पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो पैरासाइट भी ले रहा है, तो फिर तो मेरी तो ग्रोथ पे अफेक्ट हो जाएगा ना फिर। इसलिए अब इनको रिमूव कैसे करें, तो टेक्निक्स क्या क्या रिमूव करने के लिए? हाँ, तो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैनुअल रिमूवल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या बायोलॉजिकल तरीका भी है। तो रिमूवल, वीडीसाइड्स। सो व्हाट आर वीडीसाइड्स? Chemicals that harm the weed or the crop. बिल्कुल, वीडीसाइड्स दैट किल्स द वीड्स एंड नॉट हार्म्स द क्रॉप। वो केमिकल जो वीड्स को किल करे उनको वीडीसाइड्स कहते हैं। वीडसाइड्स, वीडीसाइड्स, है ना। सुसाइड में क्या होता है, खुद को ही मार लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पे वीड को मार रहे हैं। जैसे फंगीसाइड, फंगस को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए। तो टर्म से ही पता चल जाता है किसको मारने के लिए, ये वीड को किल करने के लिए वीडीसाइड्स। एग्जाम्पल बताओ केमिकल के या वीडीसाइड्स के, भूल गए? 8th में तो पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। 2,4-D, क्या था दूसरा? BHC, कॉमन है तो बहुत।
इंसेक्टिसाइड भी होता है ये, तो 2,4-D आपका वीडीसाइड की तरह भी यूज़ करते हैं। MCPA पढ़ा था ना 8th क्लास में, है ना। तो ये क्या है, केमिकल है ये, और इनको स्प्रे किया जाता है प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि केमिकल है, आपको भी हार्म कर सकते हैं, तो है ना। फेस को कवर किया जाता है और फिर स्प्रे किया जाता है। क्लियर, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आ जाते हैं इंसेक्ट से प्रोटेक्शन। अच्छा हाँ, रिमूवल, मैनुअल रिमूवल भी तो है, खुरपी की मदद से रिमूव कर सकते हैं, हो की मदद से, पढ़े थे आपने 8th क्लास में 1st चैप्टर में, है ना, उनकी मदद से भी। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन भी हेल्प करती है, क्रॉप रोटेशन भी वीड्स को कंट्रोल रखने में मदद करती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गए तरीके आपके। अब आ जाते हैं इंसेक्ट से प्रोटेक्शन, इंसेक्ट से या फिर रोडेंट से, जैसे आपकी गिलहरी हो गई या फिर आपका रैट हो गया, है ना, ये सारे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंसेक्टिसाइड, या पेस्ट से भी हम कह सकते हैं, है ना, पेस्ट, इंसेक्ट, रोडेंट से प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हम खासकर पेस्ट में अगर हम बात करें, माइक्रोब्स, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, केमिकल यूज़ कर सकते हैं उनको किल करने के लिए, जैसे फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या होगी, क्योंकि ज़्यादातर फसल नुकसान इनसे ही होती है, फंगस से होती है, या फिर आपके बैक्टीरिया से होती है, या फिर इंसेक्ट से होती है, क्योंकि कीड़े खा जाते हैं फसल को, लीव्स को खा जाते हैं, स्टेम में होल कर देते हैं, फ्रूट में होल कर देते हैं। ठीक है ना, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, कैटरपिलर्स होते हैं, इसीलिए नीम यूज़ करते हैं, काऊ यूरिन यूज़ करते हैं, और बायोलॉजिकल तरीका यूज़ करते हैं। ऐसे इंसेक्ट का यूज़ करते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट को खाते हैं, वो बायोलॉजिकल तरीका, वहाँ पे वो केमिकल नहीं डालते। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हार्वेस्टिंग। आजकल तो पढ़ा हुआ है आपने, हार्वेस्टिंग जनरली हम कंबाइन से करते हैं आजकल तो, है ना, जो थ्रेशिंग भी कर देती है और आपकी कटिंग भी कर देती है और पैक भी कर देती है, ट्रॉली में भी डाल देती है। कुछ नहीं करना होता है आपको, सीधा मार्केट में जाना होता है। ठीक है ना, तो उससे फ़ायदा हो जाता है, टाइम बच जाता है ना, लेबर बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा और काम जल्दी हो जाता है इसीलिए। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका हार्वेस्टिंग के बाद, देखो यहाँ पे सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है ना, और इंसेक्टिसाइड, ये सारे आपको याद रखने। मैकेनिकल रिमूवल भी दिया हुआ है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, लास्ट टॉपिक है फिर आपका ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी पूरी 3-4 महीने की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ग्रेन को स्टोर नहीं किया प्रॉपरली तो ख़राब हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, आपने निकाल दिया, ठीक है ना, ग्रेन आपने सेपरेट कर लिए क्रॉप से, उसके बाद उसको आप ड्राई करोगे, क्योंकि अगर आपने वेट ग्रेन स्टोर कर दिया तो फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। इसलिए आप ग्रेन को ड्राई करोगे, सुखाओगे, फिर उसको स्टोर करोगे। और स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो सिलोस यूज़ करेंगे या फिर गनी बैग्स यूज़ करते हैं, बोरियाँ यूज़ करते हैं, है ना, उनमें स्टोर करते हैं। तो सिलोस क्या होते हैं, लार्ज मेटालिक बिन्स होते हैं, जैसे FCI के गोडाउन्स में यूज़ करते हैं, खासकर बड़े बड़े, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये भी आपने पढ़ा था, FCI के गोडाउन्स होते हैं। गनी बैग्स, उनमें स्टोर कर सकते हैं। हाँ, और जिस बिल्कुल जिस एरिया में, बिल्कुल, तो जिस एरिया में आप उसको स्टोर कर रहे हो तो पहले उसका प्री स्टेरिलाइज्ड करोगे। जैसे मुझे इस रूम में स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं केमिकल के फ्यूम्स प्रोड्यूस करूँगा, मतलब फ्यूमिगेशन करेंगे। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है धुआं कर देंगे, ठीक है। फ्यूमिगेशन, केमिकल को बर्न करेंगे, उससे धुआं होगा और वो धुआं क्या करेगा, पूरे माइक्रोब्स को किल कर देगा। जैसे कि आप नीम की पत्तियाँ जला दो तो उससे भी जो धुआं होगा उससे भी सारे कीटाणु मर जाएंगे कमरे के। तो प्री स्टेरिलाइज कर दिया हमने, है ना। उसके बाद जो आप स्टोर करोगे जहाँ पे,
डायरेक्ट फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए और वॉल से दूर होना चाहिए, फ्लोर और वॉल से दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर आएगा तो वो आपके क्रॉप्स को ख़राब कर देगा। ठीक है ना। तो वुडन प्लैंक्स के ऊपर रख कर हम एक के ऊपर एक गनी बैग्स को रख के स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन फ्लोर और वॉल से दूर रखना है, नहीं तो मॉइस्चर। इसके अलावा रोडेंट्स है ना, इनसे भी प्रोटेक्ट करना है, तो हम बीच बीच में क्या रख देते हैं, केमिकल्स रख देते हैं। ठीक है ना, ताकि उनसे भी हम उनको बचा सकें। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है। और देखो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो इसको आपको अंडरलाइन करना है। स्टोरेज लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टोरेज लॉस बहुत ज़्यादा होता है, किसान की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉसेस के लिए, बायोटिक में कौन सा आ जाएंगे, लिविंग, जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट, फंगाई, माइट्स, बैक्टीरिया। ए बायोटिक में कौन से आ जाएंगे, मॉइस्चर, टेम्परेचर, उस स्टोरेज प्लेस का। ठीक है ना। अगर ये फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्रॉप हमारी जो उगी थी 4-5 या 3-4 महीने की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन, क्या हो जाएगी, आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ग्रेन्स की काले पड़ जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन से काले पड़ जाते हैं। ठीक है ना। और काला वाला गेहूँ कौन लेगा बाज़ार में? अगर आपका गेहूँ का कलर ख़राब हो गया गेहूँ आपका, तो वो आधे दाम में भी कोई नहीं लेता है, वो तो वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया वो तो, है ना। लॉस इन वेट, उसका वज़न कम हो जाएगा क्योंकि इंसेक्ट खा जाएंगे उसको। पुअर जर्मिनेबिलिटी, वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा ठीक से, आप उसको सीड की तरह भी यूज़ नहीं कर पाओगे। क्लियर? ठीक है। डिस्कलरेशन, काला हो जाएगा। ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होगा उसको। सड़े हुए गेहूँ को कौन लेगा, ख़राब गेहूँ को कौन लेगा? तो पुअर मार्केटेबिलिटी हो जाएगी उसकी, कोई नहीं खरीदेगा उसको और आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी पूरे साल की। दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड, कर सकते हैं बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस, जो भी मैंने आपको बताया। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर यूज बिफोर ग्रेन स्टोर आर फॉर फ्यूचर यूज, दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, बिफोर ड्राइंग, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन द शेड। मैंने क्या बोला था, पहले उसको हम सुखाएंगे, उसके मॉइस्चर कंटेंट को कम करेंगे, पहले धूप में सुखा के फिर शेड में सुखा के। ठीक है। फ्यूमिगेशन करेंगे, जिसमें हम केमिकल को यूज़ कर सकते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। फ्यूमिगेशन डेफिनेशन के लिए भी आ जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। तो ये था आपका स्टोरेज पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आगे समझ में, तो पेस्ट से, इंसेक्ट से बचाओगे, प्रॉपर ड्राइंग करोगे, पहले सनलाइट में फिर शेड में ड्राई करोगे, और उसके बाद उसको जहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो वो कंडीशन आपको प्री स्टेरिलाइज्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। क्लियर? तो ये था आपका स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज में लॉसेस ज़्यादा होता है इसीलिए। तो ये था आपका एग्रीकल्चरल वाला पार्ट। बचा आपका एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं रिवीजन करा देता हूँ, है ना, क्योंकि मंडे इसका टेस्ट। ठीक है।